हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता और आप है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेल डिसरप्शन इन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो ये टॉपिक कहाँ से आया? स्टार्टिंग हम अगर करें फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी की, तो अब हम बढ़ चुके हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में, जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन चुका है। अब उस वहां से हमारा प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करने के स्टेप्स हम पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि हम किस तरह से सॉलिड सब्सटेंस या सॉलिड मैटर को लिक्विड मैटर से अलग करते हैं। तो सॉलिड रिमूवल के दो वीडियोस हैं। एक में दो मेथड कवर किया गया है, जैसे कि फोम सेपरेशन और प्रेसिपिटेशन, और दूसरे पार्ट में कवर किया गया है फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये चारों मेथड से हमारा सेलुलर पार्ट और लिक्विड पार्ट दोनों अलग हो जाता है। अब अगर सपोज हम मान लेते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेल के अंदर बना है, तो अभी तक मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला, क्योंकि वो जो लिक्विड निकला है वो वेस्ट है, और जो सेल्स निकले उन सेल्स के अंदर प्रोडक्ट है। तो अभी तक तो हमको सिर्फ सेल मिला था। तो अगर इंट्रा सेलुलर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो उस केसेस में हमको सेल को तोड़ के या फोड़ के हमको अंदर से प्रोडक्ट निकालना होगा। तो सेल डिसरप्शन में आज पहला वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे फिजिको मैकेनिकल मेथड्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपकमिंग फर्मेंटेशन के पूरे वीडियोस इस पे आते रहेंगे। साथ ही साथ अगर आपको ये आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखा है तो आई बटन पे दिया हुआ है, तो आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट मेथड, जो कि है फिजिको मैकेनिकल मेथड। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेल डिसरप्शन होता क्या है। सेल डिसरप्शन होता है सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देना। जब आप सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन तोड़ते हैं, तो अंदर में जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बाहर आ जाते हैं। तो अंदर में कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं? जो प्रोडक्ट सेल ने बनाए हो, जैसे कि एंजाइम्स, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पिगमेंट, एंटीबायोटिक्स या फिर कोई भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स है ये सेल के अंदर बनते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट हमारे इंटरेस्ट का है, तो हम सेल को तोड़ देंगे तो ये प्रोडक्ट हमको लिक्विड फॉर्म में बाहर मिल जाएगा। तो इन सब चीजों के कारण या इन सब चीजों को आइसोलेट करने के कारण हम सेल डिसरप्शन मेथड फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेल डिसरप्शन। मैंने बताया क्योंकि ये सारे जो प्रोडक्ट्स है वो सेल के अंदर बनते हैं, इसीलिए ही हमको सेल डिसरप्शन की जरूरत है। जैसे कि इकोलाई सेल्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाने के लिए, तो उसके प्रोटीन सारे के सारे इकोलाई के अंदर बनेंगे। उसी तरह से इंट्रासेलुलर एंजाइम्स और प्रोटीन्स के लिए अगर आप सैक्रोमाइसिस सर्वेसी या फिर ईस्ट यूज कर रहे हैं, तो वो भी सेल के अंदर बनेंगे। एस्परजिलस स्पीसीज में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर बनते हैं, जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर बोलते हैं। पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी है जो सेल के अंदर बनते हैं, जैसे लाइपेज एंजाइम है, लिग्निन पेरोक्सीडेज एंजाइम्स है, ये भी सेल्स के अंदर बनता है। ईस्ट और बैक्टीरियल बायोमास में प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और मेटाबोलाइट्स, ये भी सेल के अंदर बनता है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हम पहले माइक्रोबियल बायोमास, जिसको हम सेलुलर पार्ट बोल रहे हैं, उन सेल्स को लेंगे, सेल्स को डिसरप्ट करेंगे, और फिर इंट्रासेलुलर प्रोडक्ट को रिमूव करके या रिलीज करके फिर उस प्रोडक्ट को सेपरेट या फिर प्यूरिफाई करेंगे। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेल डिसरप्शन। सेल डिसरप्शन कितने तरह से हो सकता है? इसमें दो मेजर प्रोडक्ट है, एक है फिस्को मैकेनिकल मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड। फिस्को मैकेनिकल मेथड में आता है लिक्विड शेयर, सॉलिड शेयर, एजिटेशन विद एब्रेसिव, फ्रीज थॉइंग, अल्ट्रासोनिकेशन। केमिकल मेथड में आता है डिटर्जेंट, ऑस्मोटिक शॉक, एल्कली ट्रीटमेंट या फिर एंजाइम ट्रीटमेंट। तो आज हम जो फोकस करेंगे वो है फिजिको मैकेनिकल मेथड्स में, और कल हमारी वीडियो अपलोड होगी विथ केमिकल मेथड्स। तो आते हैं फिजिको मैकेनिकल या फिजिकल मैकेनिकल मेथड्स। इसमें जो मेजर फोर्सेस अप्लाई होता है सेल को तोड़ने के लिए, वो फोर्सेस है शेयर स्ट्रेस, कंप्रेशन, इम्पैक्ट, कैविटेशन, एब्रेशन, प्रेशर चेंजेस और टेम्परेचर चेंजेस। आप इन सब में से कोई भी चेंजेस कर लो तो उससे सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन पे इफेक्ट पड़ेगा और सेल टूट जाएगा।
अब आते हैं एडवांटेजेस। ये बहुत ही जल्दी हो सकता है, एक साथ में बहुत सारे सेल्स पे हो सकता है, इसीलिए इसको लार्ज स्केल प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ बायोमास को एक साथ में प्रोसेस कर देता है। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हीट जनरेट होता है। अगर आपका प्रोडक्ट हीट सेंसिटिव है तो फिर वो किल हो सकता है। यहाँ पे ये डीनेचर होता है, सेंसिटिव प्रोटीन्स को डीनेचर करा सकता है। और साथ ही साथ इन सारे मेथड्स में किसी भी तरह से आप इसको बस्ट करे, चाहे आप एब्रेशन यूज करें, प्रेशर चेंजेस करें, टेम्परेचर करें, या कोई भी कंप्रेशन भी करो या शेयर स्ट्रेस करो, इन सब चीज में काफी ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये तीन उसके मेजर डिसएडवांटेजेस है। अब पहले मेथड पे चलते हैं जो कि है लिक्विड शेयर। अब लिक्विड शेयर क्या होता है? यहाँ पे हाई शेयर फोर्सेस डाला जाता है लिक्विड मीडियम पे, जिसके कारण यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेशर चेंजेस के कारण या प्रेशर फ्लक्चुएशन के कारण ये बर्स्ट हो जाता है। सबसे पहले इसमें होता है हाई प्रेशर और फिर उसके बाद प्रेशर को तुरंत ड्रॉप किया जाता है, जिसके कारण सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन पे स्ट्रेस डेवलप होता है, सेल डिफॉर्म होने लगता है और फाइनली वो रप्चर होके प्रोडक्ट को रिलीज करता है। इसमें जो इक्विपमेंट लगता है वो है हाई प्रेशर होमोजेनाइजर, फ्रेंच प्रेस या फिर माइक्रो फ्लूइडर। इन तीनों के मेथड्स के हेल्प से या इन तीनों इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से आप प्रोडक्ट को रिलीज कर सकते हो। हाई प्रेशर होमोजेनाइजेशन में सेल सस्पेंशन को एक नैरो वाल्व से हाई प्रेशर के प्रेजेंस पे फ्लो किया जाता है और उसके एंड में जो फ्लोइंग पार्ट है उसके एंड पोर्शन में प्रेशर को तुरंत रिड्यूस किया जाता है। तो हाई प्रेशर से जैसे ही वो लो प्रेशर में जाता है तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो टूट जाता है। इसको इस तरह के प्रेशर डिफरेंस से सेल बर्स्ट करने में हम बैक्टीरियल सेल्स में देख सकते हैं, ईस्ट में यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में जहां एंजाइम रिकवरी करना है वहां पे आप सेल बर्स्टिंग इस तरह से कर सकते हो। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन रिकवरी में भी आप ये मेथड्स यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एजिटेशन विद एब्रेसिव्स। एजिटेशन विद एब्रेसिव्स में हम सेल्स को विगरस एजिटेशंस देते हैं, बहुत हाईली रफली मिक्स कराते हैं, जिसके लिए ग्लास ब्लीड्स, सेरामिक बीड्स या फिर अदर हार्ड मटेरियल्स यूज करते हैं, जिसके थ्रू वो घिसाई होती है और घिसने से वो सेल मेम्ब्रेन बर्स्ट हो जाता है। मैकेनिज्म देखिए, पहले एजिटेशन होगा, बीट का मूवमेंट होगा, बीट के मूवमेंट होने से कोलिजन और फ्रिक्शन डेवलप होगा जो कि सेल वॉल को डैमेज करेगा और सेल रप्चर हो जाएगा। इस तरह का टेक्निक आप ईस्ट, फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल बहुत हार्ड होता है उनमें आप ये कर सकते हैं। इसमें आप प्रेशर डिफरेंस के साथ साथ आप एब्रेशन भी यूज कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एजिटेशन विद एब्रेसिव्स, इसमें फैक्टर्स जो इन्वॉल्व है वो है, पहला एब्रेसिव पार्टिकल का साइज। आप ग्लास बीड ले रहे हैं, सिरेमिक बीड ले रहे हैं, तो उस बीड का साइज क्या है या कितना है, उस साइज पे डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन ऑफ बीट पे डिपेंड करेगा कि कौन से कितना कंसंट्रेशन ले रहे हैं, कितना लिक्विड है और उसमें कितना बीड्स आप उसमें डाल रहे हैं। एजिटेशन से का स्पीड, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, कितने ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन क्या है, सेल कंसंट्रेशन कितना है, टेम्परेचर क्या है और आप टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। एडवांटेजेस ये है कि ये सिंपल प्रोसीजर है, ये काफी इफेक्टिव है टफ सेल्स के ऊपर, ये लेबोरेटरी और इंडस्ट्रियल स्केल्स दोनों में इजीली यूज किया जा सकता है। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी और हीट जनरेशन होगा। फिर से वही बात, अगर हीट के कारण आपका प्रोडक्ट डैमेज होता है तो आप इस मेथड को फॉलो नहीं कर सकते। बहुत बार एब्रेसिव पार्टिकल्स जो हम सिरेमिक बीड्स या ग्लास बीड्स यूज कर रहे हैं इसको सब्सटेंस से सेपरेट करना दिक्कत हो जाता है, तो उन केसेस में भी आप ये मेथड यूज नहीं कर सकते हैं। अगला मेथड आता है फ्रीज थॉइंग। फ्रीज थॉइंग में हम रिपीटेडली फ्रीज करते हैं और थॉ करते हैं, फिर फ्रीज करते हैं, फिर थ्रो करते हैं। जब आप फ्रीज करते हो तो क्या होगा, उस सेल के अंदर जितना वाटर कंटेंट है
वो आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेगा। जैसे ही तुरंत आइस क्रिस्टल बनेगा तो क्रिस्टल के एंड्स जो कि शार्प होते हैं उससे सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा। तो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन डैमेज होने के बाद हम उस सेल्स को वापस से थॉ कर देंगे। थॉ करने से जो इंट्रासेलुलर कंटेंट है वो रिलीज हो जाएगा। फिर से बता रही हूँ, सेल्स के अंदर जो पानी है वो क्रिस्टल बन गया जिससे मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगा, और जब वापस उसको थॉ करोगे तो उस मेम्ब्रेन लीकेज से लिक्विड बाहर आना चालू हो जाएगा। तो इसमें हम रिपीटेड फ्रीजिंग एंड थॉइंग करते हैं जिससे फिजिकल मेथड से ही सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाता है। प्रोसीजर, पहले आप सेल सस्पेंशन को फ्रीज करें, फिर उसको थॉ करें और इसी साइकिल को रिपीट करते रहे, और फाइनली आपका रप्चर्ड सेल सस्पेंशन को हटा के लिक्विड को कलेक्ट कर ले। ये बेस्ट सूटेबल है स्मॉल स्केल लेबोरेटरीज के लिए। लार्ज स्केल के लिए फ्रीज थॉइंग का मेथड सूटेबल नहीं होता है। हाँ, और साथ में ये भी देखना है कि ये सेंसिटिव है बायोलॉजिकल मटेरियल्स के लिए। बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो ये फ्रीज थॉइंग का प्रेशर एक्सर्ट्स नहीं कर पाएंगे और वो खराब हो जाएंगे। तो ये जो आइस क्रिस्टल बन रहा है इस मेथड में, यही मेजर फोर्स है सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करने का। एडवांटेजेस क्या है, ये सिंपल मेथड है, इसमें कोई स्पेशल मैकेनिकल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, लेबोरेटरी स्केल में आप इजीली कर सकते हो, और इसको आप मैकेनिकल मेथड से अगर कंपेयर करो तो ये काफी सिंपल मेथड है या जेंटल मेथड है। पर टाइम कंज्यूमिंग है, ये इसका ड्रॉबैक है। लार्ज स्केल में आप नहीं कर सकते, इसमें मल्टीपल साइकिल्स आपको करने पड़ेंगे, और बहुत सारे सेल्स जो है वो ये फ्रीज थॉइंग से रेजिस्टेंट है, तो उन सेल्स में भी आप इनको इफेक्ट नहीं कर पाओगे। तो ये है फ्रीज थॉइंग के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। अगला जो टेक्निक है वो है अल्ट्रासोनिकेशन। यहाँ पे हम हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स यूज करते हैं, और जो कि कैविटेशन प्रोवाइड करता है या कैविटेशन बना देता है। जैसे ही अल्ट्रासाउंड क्रिएट होगा ये माइक्रोस्कोपिक बबल्स बनाता है, और ये बबल्स कोलैप्स करते हैं, और इस कोलैप्स से शॉक्स और वेव का इंजेक्शन होता है, और जो जाके सेल को हिट करता है और सेल को डिसरप्ट करता है। इसमें जो फेनोमेना है वो उसको बोला जाता है एकॉस्टिक कैविटेशन। आपने ये फिजिक्स में पढ़ा होगा अल्ट्रासोनिकेशन, और इसी रेडिएशंस या इसी फ्रीक्वेंसी चेंज के कारण सेल मेम्ब्रेन पे स्ट्रेस आता है और सेल मेम्ब्रेन बर्स्ट हो जाता है। एप्लीकेशंस अगर देखें तो ये बैक्टीरियल सेल डिसरप्शन में यूज हो सकता है, ये लेबोरेटरी एक्सट्रैक्शंस में यूज कर सकते हैं, आप डीएनए आरएनए एक्सट्रैक्शन में यूज कर सकते हो, प्रोटीन रिकवरी में आप इस मेथड को इजीली यूज कर सकते हो। इस अल्ट्रासोनिकेशन में अगर हम फैक्टर्स की बात करें कि कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं, तो पहला आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड। कितना फ्रीक्वेंसी आप ले रहे हैं, पावर कितना ले रहे हैं, ट्रीटमेंट का टाइम क्या ले रहे हो, पल्स का ड्यूरेशन कितना है, सेल कंसंट्रेशन कितना ले रहे हैं, टेम्परेचर क्या है, और सेल्स कौन सा, एनिमल सेल्स है, प्लांट सेल्स है या माइक्रोबियल सेल्स है। तो इन सब के चेंज होने पे आपका पूरा कंटेंट बदल जाएगा। बैक्टीरियल सेल्स का ट्रीटमेंट टाइम अलग होगा, पल्स ड्यूरेशन अलग होगा, कंसंट्रेशन भी अलग होगा। उसी तरह अगर आप उसको एनिमल सेल से कंपेयर करो तो फिर ये सारे चीज उसमें चेंज हो जाएंगे। एडवांटेजेस देखते हैं, ये रैपिड मेथड है, ये लेबोरेटरी स्केल में ज्यादा सूटेबल है, लार्ज स्केल में इतने सूटेबल नहीं है। ये सैंपल स्मॉल स्मॉल सैंपल वॉल्यूम पे इजीली काम कर सकता है, और ये बहुत इजीली ऑपरेट हो सकता है। लिमिटेशन ये है कि ये सोनिकेशंस के कारण यहाँ पे हीट जनरेशन होता है। जैसे मैंने बताया कि लार्ज स्केल प्रोसेसिंग में ये काम नहीं करता है। ये एक्सेसिव सोनिकेशन के कारण प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड डैमेज हो सकता है, और इसको हाई एनर्जी लगता है। तो ये था अल्ट्रासोनिकेशन। अब अगर हम इन तीनों मेथड्स को कंपेयर करें तो लिक्विड शेयर, सॉलिड शेयर, एब्रेसिव्स, फ्रीज थॉइंग और अल्ट्रासोनिकेशन, इन सब में से लिक्विड शेयर और अल्ट्रासोनिकेशन का मेजर लिमिटेशन है कि इन दोनों में हीट जनरेशन होता है। फ्रीज थॉ का लिमिटेशन है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, और बाकी एब्रेसिव्स अगर यूज कर रहे हैं तो इसमें बीट का सेपरेशन करवाना मुश्किल होता है। अगर हम स्केल वाइज देखें तो लिक्विड शेयर हम हाई स्केल पे कर सकते हैं,
सारे मेथड्स आप लार्ज स्केल पे नहीं कर पाएंगे। मेजर प्रिंसिपल इसमें दिया हुआ है कि कौन सा टेक्निक किस प्रिंसिपल के बेसिस पे सेपरेशन कर रहा है या डिसरप्शन कर रहा है। तो ये टेबल आप अपने आंसर में जरूर लिखिए, इंक्लूड करिए। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है केमिकल मेथड्स के साथ सेल डिसरप्शन। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होप्स हो कि आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इस पे क्वेश्चंस आते ही हैं हर साल। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। जितना मैटर इसमें दिया हुआ है, इन मैटर्स को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को थोड़ा सा एलाबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जितना टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें आप इतना ही मैटर लिख नहीं पाते। तो आप थोड़े थोड़े एक एक दो दो सेंटेंस में इन सबको एलाबोरेट कर करके अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।